नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इस वक्त हमारे साथ केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज रावत जी मौजूद हैं और केदारनाथ यात्रा को लेकर तमाम अनियमितताओं के आरोप उन्होंने लगाए हैं। खासतौर पे केदारनाथ यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रही है और केदारनाथ में जो सोना विवाद चल रहा है उसको लेकर आज प्रेस वार्ता भी उन्होंने की है। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने प्रेस वार्ता को की है, उसमें तमाम अनियमितताएं आपने, क्या ये खामियां हैं? देखिए, इनको खामियां नहीं बल्कि इनको ये कहा जाएगा, अभी हमारी केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी चल रही है। देखिए, इस बार जो यात्रा में यहाँ केदारनाथ के निवासियों को और चारधाम के निवासियों को दो किस्म का धक्का लगा है। पहला धक्का तो यात्रा को सरकार के अविवेकशील निर्णयों, अनिर्णयों और कम अनुभव के कारण यात्रा पूरी तरह से चौपट हो गई है। यात्रा पर आश्रित लोग बर्बाद होने की कगार पर हैं। और दूसरा जो धक्का हमको लगा है कि जो पिछले कई सालों से केदारनाथ जी की जो धार्मिकता है, सांस्कृतिक परंपरा है, सामाजिकता है, सरकार चाहे अनचाहे इसको ख़त्म करना चाह रही है। चाहे सोने का मामला हो, चाहे केदारनाथ धाम को दिल्ली ले जाने का मामला हो, चाहे लेज़र शो का मामला रहा हो, इन सब मामलों में सरकार कटघरे में खड़ी है। तो आज हमने सबसे पहला काम, तो आज पहली बात हमने जो उठाई है वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर के उठाई है। केदार घाटी के लोगों को और चारधाम यात्रा पर जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग चाहे धार्मिक लोग हों, चाहे तीर्थ पुरोहित हों, चाहे होटल व्यवसायी हों, घोड़े खच्चर व्यवसायी हों, कंडी व्यवसायी हों, छोटे ढाबे चलाते हों, पान की दुकान चलाते हों, जूस का ठेला लगाते हों, सबका ये मानना है कि जो ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम सरकार ने किया है वो उसके कारण उनकी यात्रा चौपट हो गई है। जब लोगों का आक्रोश, हमने इतना आक्रोश देखा तो हमने इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम को जानने की कोशिश करी। तो जब हम इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम की टेंडर प्रक्रिया से लेकर के आज तक के हम इसके सभी निर्णयों पर जब हम गहराई से गए तो हमने पाया कि ये जो चारधाम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो आजकल का, इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। अब आप कहेंगे साहब घोटाला कैसे है? तो ये जो चारधाम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये चारधाम यात्रा सुरक्षा मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक टेंडर फ्लोट होता है 2021 में, और वो टेंडर दिया जाता है गुजरात बड़ोदरा की एक कंपनी इथिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को। देखिए, आजकल तो सब कुछ गुजरात है, और हमारे केदार बद्री चारधाम में तो आप देखिएगा कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जितने भी काम यात्री का रजिस्ट्रेशन करना था और उसका वेरिफिकेशन, उस रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर पुलिस से लेकर के कोई कर सकता था QR कोड के साथ। लेकिन आप उसकी शर्तों में देखेंगे, स्कोप ऑफ वर्क, किसी भी टेंडर के साथ स्कोप ऑफ वर्क रहता है, तो उसमें जो शर्तें लिखी गई हैं अगर उनका पालन होता तो आज के दिन में देहरादून या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति जो उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो ये बता सकता था कि आज के समय पर किस स्थान पर, यात्रा रूट के किस स्थान पर, किस धाम में, किस तीर्थ में कितने यात्री हैं, वो सुरक्षित हैं, वो परेशान हैं। उसमें बहुत कुछ सिस्टम था, उसको जोड़ा जाना था, पुलिस के साथ जोड़ा जाना, टेंडर की शर्तों के हिसाब से उसको पुलिस, डाटा शेयरिंग उनकी पुलिस के ज़िलों के सबसे बड़े भूभाग के लोग एक मांग रख रहे हों कि साहब ये रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए, और सरकार निरस्त क्यों नहीं कर रही है? तो कारण साफ है, जो इथिक्स इन्फोटेक सिस्टम लिमिटेड है वो गुजरात की एक बहुत बड़ी ताकतवर राजनीतिक लॉबी की कंपनी है। और जब हमारे अधिकारियों ने, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी हैं, इस अकर्मण्य कंपनी जो एक काम का एक हिस्सा भी पूरा नहीं कर पा रही है, इस पर, गुजराती कंपनी पर हाथ डालने की कोशिश करी, तो आप ताजुब करेंगे। मैं दावे के साथ आपके व्यूअर को कहना चाहता हूं, तब उस अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है, एक तरफ गढ़वाल के लाखों लोगों की रोजी रोटी है जो मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया जाए, और एक तरफ गुजरात की कंपनी है। गुजरात की कंपनी को इस काम के एवज में हर साल करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। उसका काम रिन्यूअल हो रहा है
और इतना दबाव है, मुझे बताया गया कि सचिव उस फाइल को पढ़ता भी नहीं, आंख बंद करके साइन करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तो ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें न केवल भ्रष्टाचार की जड़ है बल्कि इसने हमारी यात्रा को चौपट कर दिया है। साहब, चार धाम की जो यात्रा रही है उसको तो कुमाऊं भी शिफ्ट किया गया है, जैसे कैंची धाम में पिछले दिनों का आ गई, चार धाम यहाँ तो बंद किया गया लेकिन कैंची धाम की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत चिंतनीय बात है, ये बहुत चिंतनीय बात है। आप यात्रा मार्ग पर अगर किसी भी व्यक्ति से ये पूछेंगे कि आपकी यात्रा को नुकसान क्यों हुआ, तो वो साफ साफ कुछ राजनेताओं के नाम लेगा और वो ये कहेगा कि साहब उस राजनेता ने यहाँ की यात्रा को दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि क्षेत्रीयता का ये भाव सरकार पनपने दे न दे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आकर के, मुख्यमंत्री और अधिकारी आकर के इस भाव को समाप्त करें, क्योंकि क्षेत्रीयता का भाव राज्य की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक है। और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, देखिए, यात्रा को ख़त्म जो किया गया, मैं कह रहा हूं कि अविवेकशील निर्णय, अनिर्णय और अल्प ज्ञान, इनके कारण यात्रा समाप्त हुई है। लेकिन कारण जो भी हों, लोगों के मन में जो भाव भर गया है उसको समाप्त करना भी राज्य के हित में, राज्य में इसमें जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और अधिकारी हैं, उनका कर्तव्य है। लेकिन लगातार सर धामों के साथ जिस तरह से छेड़खानी हो रही, केदार को दिल्ली में शिफ्ट करने की बात हो या फिर जो यात्रा को, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता था जब मैं ये कहता था कि मैं केदारनाथ जी से विधायक हूँ, और मेरी ही नहीं पहचान, यहाँ के हर बच्चे की पहचान, हर निवासी की पहचान बाबा केदारनाथ जी के साथ है। बाबा केदारनाथ जी उसका गौरव बढ़ाते हैं। वो जब देश और दुनिया के हिस्सों में जाता है यहाँ का व्यक्ति और ये कहता है कि मैं केदारनाथ से आया हूँ, तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। और क्या कोई चाहेगा कि उसकी प्रतिष्ठा को कहीं बढ़ोतरी के लिए उसको मध्य प्रदेश में, जहाँ अब विदेश से जो तेंदुए आए हैं, वहाँ शिफ्ट किया जाए, उस सेंचुरी में शिफ्ट किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तब भी शिफ्ट नहीं होने दिया। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वन विभाग उनके अधीन है, वहाँ आज भी शिफ्ट नहीं होने दिया। कारण क्या था कि गुजरात के लोग कहते हैं कि गिर लोयन हमारी पहचान है, हम अपनी पहचान खोने नहीं दे सकते। तो ये कैसे ताजुब की बात है। तुम न छेड़ो भगवान की प्रतिष्ठा से, तुम न भगवान को यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाओगे। एक पासांग भी इनके कहने से, मैं दावा करता हूं, मैं चुनौती देता हूं इनको, ये करोड़ों रुपए लगा दें, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर दें और बौराड़ी में भव्य और दिव्य परिसर बना दें केदारनाथ जी के नाम पर। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि यात्री जिसकी श्रद्धा होगी वो भगवान केदारनाथ जी के दर्शन, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन 21 किलोमीटर, जिनके पीछे सत्ता की पूरी लॉबी सरकारें खड़ी हों, उनसे हमें कोई भय नहीं है कि हमारे बाबा के वैभव को चुराएंगे। लेकिन नादानो, हम तुम्हारी नादानी पर हंस रहे हैं। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम आग से खेल लो, ज्योतिर्लिंग है वो। तुम एक पत्थर ले जा करके बौराड़ी केदारनाथ से एक पत्थर चुरा करके हेलीकॉप्टर में ले करके बाबा के वैभव को, बाबा की प्रतिष्ठा को नहीं छुड़ा सकते हो। सर, गुजरातियों का आपने जिक्र किया, एक तरफ केदारनाथ धाम में करोड़ों रुपए के कंस्ट्रक्शन के कार्य वहाँ पे चल रहे हैं, सेंचुरी एरिया में धड़ल्ले से हेली कंपनियां दौड़ रही हैं, लेकिन उसके विपरीत दूसरा अगर हम तुंगनाथ धाम देखें तो वहाँ पे बुनियादी बिजली तक की आज सुविधा नहीं है। तो वहाँ के लिए सेंचुरी आ जाता है, केदारनाथ जैसे धाम के लिए जो हिमालय से सटा हुआ इलाका, वहाँ बिल्कुल इस तरह से चल रहे हैं। इसको कैसे देखिए? देखिए, जो हिमालय के लोगों के साथ पिछले कई सालों से अन्याय हो रहा है, आपने ये आज बात कर दी। तुंगनाथ जी रेवेन्यू विलेज है, और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घनलियाल साहब थे और जब वहाँ फॉरेस्ट निशाना लगा रहा था, तो मैंने 5 रेवेन्यू विलेज, राजस्व ग्राम, जिसको हम राजस्व ग्राम कहते हैं, हमारे तुंगनाथ जी में राजस्व ग्राम है, जहाँ हमारी 90 नाली ज़मीन है हमारे लोगों की, मंदिर सहित 90 नाली का राजस्व ग्राम है। चोपता में 2 राजस्व विलेज हैं, बनिया कुंड हमारा राजस्व विलेज है और दुगल बिट्टा हमारा राजस्व विलेज है। लेकिन आप सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट
जो हमारे गांव वासियों को, जो जंगलों में लोग रहते थे पीढ़ियों से, उनको अधिकार प्रदान करता था, उस कानून का उत्तराखंड में बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ। और आंकड़ों की दृष्टि में मैं जाऊं तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिले जहाँ के लोगों की छानियाँ, गौशालाएं जंगलों में रहती थी, वहाँ भी एक भी केस इस कानून के अंतर्गत नहीं हुआ है। तो तुंगनाथ भी इसका उदाहरण है। देखिए, तुंगनाथ नौकरशाही के लाल फीताशाही और दमन का एक उदाहरण है, जिन लोगों ने पीढ़ियों से तुंगनाथ ही नहीं, मधमेश्वर की भी बात करें, और आप बगल पर जाएंगे तो रुद्रनाथ की भी बात करें, रुद्रनाथ के रास्ते की सारी छानियाँ तोड़ दी गई हैं। मधमेश्वर में पीढ़ियों से जो लोग नानो, खडरा, नानो और बणतोली में जो रह रहे हैं, आप लोग गए होंगे, इन 3 जगहों पर रह रहे हैं, उन पर कई मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। और मैं बड़ा ताजुब करता हूं कि मध्य प्रदेश में इस कानून के जरिए 6 लाख से अधिक लोगों को इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स, इसमें कम्युनिटी भी राइट है। इंडिविजुअल मतलब आपको ज़मीन में भूमिधरी मिलेगी, कम्युनिटी मतलब पूरे गांव को अधिकार मिलेंगे। लेकिन इस राज्य में इस एक्ट के अधीन मुझे लगता नहीं है कि 2 या 3 दर्जन से अधिक मामले सॉल्व हो चुके हैं। तो जब तक कि इस राइट की बात नहीं करेंगे तो तब तक कि तुंगनाथ जैसे हमारे धाम, तुंगनाथ, मधमेश्वर और रुद्रनाथ जैसे हमारे धाम उपेक्षित रहेंगे। सोना विवाद को लेकर आपने बहुत सारे खुलासे आज किए हैं, क्या? देखिए, हमने सोने का विवाद में हम कभी नहीं पड़े थे। ये विवाद इन लोगों ने लगाया। सोना अक्टूबर के महीने, उस साल 27 अक्टूबर को कपाट बंद हुए 22 में, उससे पहले सोना लग गया। कपाट बंद होने से पहले लगेगा ना, कपाट बंद होने के बाद तो केदारनाथ जी खुलेंगे नहीं। उसके बाद अगले साल जब 25 अप्रैल को कपाट खुले, 1-2 महीने तो तीर्थ पुरोहित भीड़ के कारण अंदर नहीं घुस पाते हैं। जब लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा ये तो पीतल बन रहा है। मंदिर समिति ने कहा, साहब सोने का रंग उतर गया पानी से। अरे भाई, हमारी माता बहनें तो रोज़ गहने पहनती हैं, हर दिन नहाती हैं, हर दिन मुँह धोती हैं, उनके तो सोने की रंगत नहीं गई। तुम्हारे बाबा जी के यहाँ जो तुमने जो सोना लगाया उसकी रंगत गई। विवाद हुआ। जब बात आई, देखिए, मैं व्यक्तिगत कुलदीप जी, जो बाबा केदारनाथ पर भरोसा करता है, वो बाबा केदारनाथ के नाम पर कोई भी विवाद भी नहीं करना चाहता है। देखो, हमारे यहाँ तो बाबा, ये माना गया है कि बाबा अपने फैसले अपने आप करेगा, लेकिन जब जनता बात करेगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इन्होंने बात करी, इन्होंने प्रेस में छापा कि 223 किलो सोना आ रहा है। एक तरफ अध्यक्ष जी का बयान लगता था सोना आ रहा है, दूसरी तरफ खबर चलती थी। क्या उन्होंने नहीं सुना? 223 किलो में और 23 किलो में बहुत फर्क है, 2 कुंटल का फर्क है। इन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। सोने की गुणवत्ता आप लोगों ने देख लिया। आप सब जा रहे हैं केदारनाथ, देख रहे हैं कि सारा जहाँ जहाँ हाथ के भी निशान लगते हैं, जहाँ जहाँ भी रगड़न हुई, सारा सोना हो गया। अब हाल का विवाद ये है कि स्वरूपानंद महाराज जी के, हमारे आदरणीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, देखिए, शंकराचार्य परंपरा में ये हिमालय का ये हिस्सा उनके निर्देशन में है। हम जब भी हमारी धार्मिकता पर आँच आएगी, जब भी संशय होगा, हम उनकी तरफ देखेंगे। उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष आदरणीय अजेंद्र अजय जी ने 2 रसीदें जारी करी हैं। देखिए, चोर अपनी पोल अपने आप खोल देता है। जिस साल सोना लगा कपाट 27 अप्रैल 22 में बंद हो गए। रसीद जो महालक्ष्मी ज्वेलर बॉम्बे से जारी कर रहा है, उसके 20 दिन बाद की कर रहा है। 6 नवंबर 22 की रसीद जारी कर रहा है। और मंदिर पावती, मतलब उस सोने को रिसिप्ट मंदिर कब कर रहा है? 15 फरवरी 23 में। तो अब मुझे तो ताजुब होता है, पहले सोना आया, ये कहते हैं कि साहब सोने को परतों में लगाया। वो सब काम में कम से कम 1 महीना लगेगा कि नहीं लगेगा? 550 परतों को कोटिंग अगर करनी है, वो कई लेयर में कोटिंग होती है। उस टेक्नोलॉजी को भी हमने सीखने की कोशिश करे और इनके करप्शन को हमने मापा अपने एंगल से। लेकिन इन्होंने तो आज अपने आप बताया, ये बता रहे हैं कि साहब जो सोना लग गया उसका बिल जारी 20 दिन बाद हो रहा है और उसको रिसीव। देखिए, बनिए की दुकान में भी तो वही होता है, कुछ आता तो वही होता ना। ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तो उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश से पहले था, उसकी विधानसभा के कानून से बना हुआ विभाग है। और बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल एक्ट 1939 से चलता है। और सारे वहाँ जो अधिकारी सीईओ आता है वो पीसीएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है। जितने कर्मचारी आते हैं उनकी भर्ती नियमानुसार होती है और सरकारी सेवा शर्तों से बंधे हुए होते हैं।
अगर आप इस गढ़वाल मंडल के परिसर में खड़े हैं, यहाँ अगर एक गीज़र भी आएगा तो उसकी एंट्री स्टॉक रजिस्टर में होगी। अब साहब गीज़र लग गया पहले और स्टॉक रजिस्टर में एंट्री हो रही है क्या 1 साल बाद। तो देखिए आज इन 2 दस्तावेज़ों को जारी करके इन्होंने हमारे शक को पुख्ता कर दिया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो ये केदारनाथ में सोना लगा है ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो सोने की काला बाजारी और तस्करी में लगा है। ये 223 किलो नहीं 500 किलो सोना होगा। और ये केदारनाथ जी के नाम पर अखबारों में मीडिया में माहौल बना करके ये बड़ी मात्रा में सोना बम्बई से लेकर के उत्तर भारत की ओर ट्रांसपोर्ट किया गया है। और हम कहते हैं कि मंदिर समिति को सांच को आँच क्या भाई, आपके मंदिर समिति के अध्यक्ष कहते हैं साहब अभी मुक्तेश्वरानंद जी मुकदमा करें। अरे मुकदमा अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्यों करेंगे? आपके जो बॉस हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष जी धर्मस्व मंत्री के नीचे आते हैं। धर्मस्व मंत्री जी ने तो कहा था हम जांच कराएंगे। तो वो मंत्री जी से पूछें भाई जांच रिपोर्ट का क्या हुआ। और अगर उनको इतना गुरूर है तो देखिए उनके कागज़ उनकी चोरी की कहानी खुद कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जी को देखिए पहले वो एक झूठ बोल चुके हैं कि मंदिर समिति में ये जो सोना दान हुआ है उसका निर्णय मंदिर समिति की बैठक में लिया है। मैंने आज उनको चुनौती दी है कि वो उस बैठक का कार्यवृत्त जारी करें। और मैं राजनीति से बाबा की अमानत में खयानत हुआ है और उस रसीद को आप देखें, आपको हम रसीद देंगे। उसमें ये नहीं बताया गया कि 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का, कुछ भी सोने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अरे भाई पुलिस में भी कभी कहीं चोरी होती है, माल बरामदगी होती है तो पुलिस का मुंशी जो थाने का मुंशी भी लिखता है पीली धातु लिखता है। और ये 23 किलो सोना रिसीव कर रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं कि कौन सा सोना है। कल के दिन उस सोने का प्रयोग किसी और काम में होगा। और सबसे बड़ी ताजुब की बात, जो कोटिंग करके सोना लगा दिया गया उसको कैसे इन्होंने तोला? 3 महीने बाद किस तराजू से ये तोल करके रिसीव कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जिस अधिकारी ने ये रिसीव किया वो बेचारा दया का पात्र है। उसको दबाव में डाल करके, डरा करके, धमका करके ये रिसीव किया गया है। और उस बेचारे अधिकारी और कर्मचारी को उसके बाद मैंने जानना चाहा कि ये सिस्टम क्या है और अचानक पता चला कि तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मॉडल है। और सोने का भी देखिए, जब इन्होंने, हम आशंका व्यक्त कर रहे थे, हम बिना पुख्ता जानकारी के हम कुछ भी नहीं कहते, हमारी आशंकाएं थी, लेकिन आशंका आज सच साबित हुई है क्योंकि जो दोनों रसीदें इन्होंने दी हैं वो इनके करप्शन की कहानी को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। अब हम तय करेंगे पार्टी के लेवल, और पार्टी के लेवल की भी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इंडिविजुअल लेवल पर भी लड़ना पड़े तो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लड़ेंगे। सर, केदारनाथ में उपचुनाव अब होना है क्योंकि विधायक जी का निधन हुआ है, आकस्मिक निधन। कांग्रेस की लिस्ट में सबसे ऊपर के पायदान पर आपका नाम आता है। किस अयोध्या बद्रीनाथ, क्या है भैया, अयोध्या बद्रीनाथ जीते हैं, अब केदारनाथ की बारी है। देखिए ये तो पूरे देश में ये ट्रेंड चल चुका है और चले भी क्यों नहीं। देखिए जो अयोध्या में हुआ है, अयोध्या में भी गुजरात सारी भूमि अधिग्रहण करके गुजरात की कंपनियों को दे दिया गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी यही हो रहा है। मैंने तो अभी ये रजिस्ट्रेशन की बात करी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की एक एक इंच भूमि सरकार अधिग्रहण करके वहाँ गगनचुम्बी व्यवसायी भवन बना रहे हैं, जिनको गुजरात के लोगों को या अपने इनके चहेतों को दिया जाना है। यहाँ के लोग तो घंटी बजाएंगे। तो लोगों ने, बद्रीनाथ के लोगों ने तय कर लिया है, केदारनाथ के लोगों ने मन बना रखा है, जिस दिन भी मतदान होगा केदारनाथ के लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। रही आपकी बात करी कि आपका नाम पहले पायदान पर है, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और साधारण कार्यकर्ता भी एक ही पायदान पर खड़े होते हैं, जिसके पक्ष में पार्टी हाई कमान का, आला कमान का निर्णय होगा, पार्टी का आदेश होगा कि कांग्रेस का ये सिपाही चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के सारे सिपाही उसके पीछे लामबंद होकर के काम करेंगे। सही, बाहरी प्रत्याशी भी अगर यहाँ थोपा जाए, देखिए बाहरी और भीतरी कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना तय है, दल बदलुओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो इस समय बड़े मुद्दे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को नहीं पसंद किया जाएगा। यहाँ पर जो गलत कार्यों में संलिप्त लोग हैं, केदारनाथ के लोगों का स्कैनर बहुत अच्छा है, वो सबको जानते हैं कि किसके क्या काम है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे आदरणीय हरीश रावत जी ने भी कहा है कि केदारनाथ का प्रत्याशी केदारनाथ जी की तरह पवित्र होना चाहिए। सर,
मूल निवास जैसे मुद्दा आपने विधान था वो विधानसभा में जो उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट है उसकी 2 धाराओं में परिवर्तन के लिए जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 में लाई थी, उस समय उस कानून की शर्तों के अनुसार माणा मलारी, देखिए मैं अंतिम गांव बता रहा हूँ, मिलम मुनस्यारी की कितनी भी मात्रा में ज़मीन अफ़गानिस्तान की भी कोई कंपनी व्यावसायिकरण के नाम पर ले सकती थी। शर्तों में इतना छूट दे दी गई थी। उस कानून के विरोध में मैं बोला, मूल निवास पे हम बोले हैं। देखिए ये पर्वतीय राज्य है, ये पर्वतीय राज्य की संरचना अलग है, इसके लिए बहुत सेंसिटिविटी चाहिए। और देश में जो उत्तराखंड के अलावा जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के 7 सिस्टर स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, उन सब के कानून हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह से बनाए हैं कि उनकी जो खास पहचान है उसके साथ छेड़खानी ना हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। ये खास पहचान, लेकिन किसी का अहित भी नहीं होना चाहिए। और देखिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, आपके यहाँ आपकी ज़मीन को लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी ज़मीन का, आपकी सरकारें व्यवसायीकरण करेंगी। यहाँ उत्तराखंड 2 हिस्सों में है, पर्वतीय क्षेत्र और हमारा तराई और मैदान का भूभाग। इन दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं। लोगों का कष्ट तब होगा जब पर्वतीय क्षेत्र में अनावश्यक छेड़खानी होगी। तो सरकारों को सचेत रह करके समय रहते हुए इस तरह के कानून बनाने चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की अपनी जो आइडेंटिटी है उसको क्राइसिस में ना आए। सर, वन विभाग के जरिए जिस तरह से लोगों के रोजगारों पे डाका डाल तुंगनाथ का उदाहरण है, उसके अलावा जहाँ जहाँ सरकारें ये देख रही हैं कि ये कमाई वाले धाम है, जैसे कार्तिक स्वामी धाम में भी अब वन विभाग ने बैरियर लगा दिए हैं, उससे पहले तुंगनाथ धाम में, तो जहाँ जहाँ इस तरह से कमाई की, ये जहाँ टूरिस्ट बढ़ रहा है, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, तो वहाँ फिर इस तरह से स्थानीय लोगों को भी टैक्स देना पड़ रहा है अपना ये धाम में जाने के लिए। इसको लेकर मनोज रावत जी अगर प्रत्याशी बनते हैं तो क्या रहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा हक की लड़ाई लड़ा हूँ। मेरे रहते हुए न तुंगनाथ में किसी को परेशानी हुई, न कार्तिक स्वामी में किसी को परेशानी हुई। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे रहते हुए एक खोखा भी, मेरे विधायक रहते हुए एक खोखा भी इस क्षेत्र में नहीं टूटा हुआ है, टूटा। और मैं ये भगवान की कृपा मानता हूँ, क्योंकि मैं तो सत्ता पक्ष में भी नहीं था, लेकिन मेरी आवाज़ बुलंद थी। जब तुंगनाथ के लोगों के टेंट, तुंगनाथ के लड़कों के टेंट तोड़ने की बात आई, तो मैं टेंट और ट्रैकिंग ड्रेस में विधानसभा के अंदर गया। देखिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए होते हैं। मैंने आपको कानूनी प्रावधान भी बता दिए कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट का जिस दिन इस राज्य में केंद्र का कानून है, संसद द्वारा पारित कानून है, जिस दिन इस राज्य में पालन होगा, ये सारी समस्याओं का हल उस कानून के अंतर्गत है। केदारनाथ विधानसभा में क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं जिनको लेकर आप शीर्ष जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में ये छूट गए थे, अब मुझे इनको पूरा करना है? देखिए मेरा पिछला कार्यकाल बड़ा कष्टप्रद रहा, क्योंकि 3.5 साल कोरोना में हम परेशान रहे। सबसे बड़ी प्रार्थना देखिए, हमारे बाबा का वैभव बना रहे। मेरी विधानसभा में 3 पंच केदार हैं, केदारनाथ जी, तुंगनाथ जी और मधमेश्वर जी। मेरी विधानसभा में दक्षिण भारत के सबसे बड़े देवता मुरुगेशन यानी कार्तिक स्वामी हैं। मेरी विधानसभा में सारी देवरिया ताल जैसी झील है। मेरी विधानसभा में मंदाकिनी नदी है। मेरी विधानसभा से लगते हुए अलकनंदा है। मेरी विधानसभा में देश के सबसे खूबसूरत ट्रैक हैं, सबसे चुनौतीपूर्ण जो चुनौती प्रदान करते हैं वो ट्रैक हैं। मेरी विधानसभा में एक ही चीज़ नहीं है, सागर, समुद्र। तो मेरे यहाँ धार्मिक स्थान भी हैं, मेरे यहाँ पर्यटक स्थान भी हैं। ज़रूरत ये है कि हम अपने लोगों का इन पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थानों की तरह विकास करके रोज़गार परक हम काम शुरू करें। देखिए बहुत मैंने शुरू भी करी थी। आपको याद होगा कि सारी में मैंने पर्यटक मेला किया था। तुंगनाथ में हमने स्कीइंग कराई थी। देश की राफ्टिंग को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमने अपने ज़माने में एशियाई खेलों को कयाकिंग की जो टीम की ट्रेनिंग दी गई, हमने चंद्रापुरी में दी। आप ताजुब करेंगे, जो एशियन गेम्स में जो टीम गई उसको हमने कयाकिंग की ट्रेनिंग चंद्रापुरी में दी। तो हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, उनका हम विकास करेंगे। यहाँ का मानव संसाधन बहुत बढ़िया। आप देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे बिना कोचिंग के IIT जा रहे हैं। इन बच्चों की तरफ ध्यान देने की बात है। मैंने हर गांव में लाइब्रेरी दी थी है। अगर आप भगवान की कृपा से कभी उस पुस्तकों का उस संग्रह को देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि वो 500 किताबों में उत्तराखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य, इतिहास सब कुछ छुपा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम मानव संसाधन का विकास करें। मेरी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा में कोई न कोई संस्थान है।
केदारनाथ ही ऐसी विधानसभा है जहाँ पॉलिटेक्निक तक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे कोई न कोई संस्थान होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बाहर न जा पाएँ। हेल्थ फैसिलिटी के लिए हमारे यहाँ ऊखीमठ जैसे विकासखंड में पीएससी नहीं है, जबकि मानक पूरे करता है। आजकल कमिश्नर साहब हर घर घूम रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, अगर आप तक आवाज़ आ रही हो और सरकार आदरणीय धामी जी आप चुनाव को देखते हुए आपके अधिकारी इधर घूमने लग गए हैं, तो और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर हेल्थ के मामले में आप बात कर रहे हैं तो पीएससी ऊखीमठ में पीएससी बना दी जाए और 6-7 साल से जो त्रिजुगी के किनारा के लोग एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर चुके हैं, दिल खोल करके आपको सहयोग करते हैं, उनके यहाँ एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए। क्योंकि हर यात्रा के हर दिन वहाँ कम से कम उस ग्राम सभा के अंतर्गत 15,000-20,000 लोग रहते हैं। हर सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर में हमारा स्वास्थ्य या शिक्षा, हर सेक्टर में हमारा एक विज़न है। अगर हमको मौका दिया सरकार, ये हमारा जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, तो हम उसको ज़मीन पर उतारेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी, और केदारनाथ में खासतौर पे दो जो सबसे